ईरान वर्सेस इजराइल। कभी सोचा है ये दो मुल्क आपस में 45 सालों से क्यों लड़ रहे हैं? बॉम्ब्स, मिसाइल्स, दुश्मनी, सब कुछ चल रहा है। लेकिन असल में बात किस चीज़ की है? बात है आइडियोलॉजी की। एक तरफ है ज्यूविश होमलैंड और दूसरी तरफ एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन। और 35 साल बाद अब उनकी असल जंग शुरू हुई है। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है जो इस्लाम के एक स्ट्रॉन्ग वर्जन पे चलता है, जहाँ रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ इजराइल, जो एक ज्यूविश यानी यहूदी कंट्री है, जो 1948 में बना था, जहाँ दुनिया भर के ज्यूज जाकर बस गए। ईरान के लीडर आयतुल्ला अली ख़मीनी कहते हैं कि इजराइल एक जुल्म का मुल्क है, जो फ़लस्तीन के लोगों पर अत्याचार करता है। उसे तो दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लीडर्स कहते हैं कि ईरान हमें मारना चाहता है, वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, हम अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये सिर्फ एक ज़मीन का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा है आइडियोलॉजी का, सोच का, धर्म का और आइडेंटिटी का। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले ईरान और इजराइल दोस्त थे। 1948 से लेकर 1979, जब तक ईरान में शाह मोहम्मद रज़ा का राज था, इजराइल और ईरान के बीच दोस्ती थी। तब दोनों में ट्रेड, मिलिट्री हेल्प और सब कुछ चलता था। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया। ईरान में रिवॉल्यूशन आया, शाह को हटा दिया गया और आयतुल्ला ख़मीनी पावर में आए। आयतुल्ला ने कहा इजराइल हमारे लिए हराम है, उसके साथ दोस्ती गुनाह है। और यहाँ से दोनों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। ईरान खुद इजराइल से डायरेक्ट वॉर नहीं करता, लेकिन वो ऐसे ग्रुप्स को पैसा और हथियार देता है जो इजराइल से लड़ते हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह को, गाज़ा में हमास को और यमन में हूतीस को। ये ग्रुप्स इजराइल पे अटैक्स करते हैं और इजराइल ईरान को जिम्मेदार मानता है। फिर इजराइल भी शांत नहीं रहता, वो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देता है और उनके सीक्रेट साइट्स पे भी हमला करता है। ईरान कई सालों से न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। इजराइल कहता है अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो वो फिर किसी के भी हाथ लग सकता है। इसलिए इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक्स किए, जिसे हम साइबर अटैक्स और ड्रोन स्ट्राइक्स के फॉर्म में देखते हैं। अक्टूबर 2024, इजराइल ने ईरान के मिलिट्री और मिसाइल बेसिस पर हमला किया। ईरान ने भी जवाब में मिसाइल्स फायर किए। उसके बाद जून 2025 में सबसे बड़ा अटैक, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और ईरान के कैपिटल तेहरान पे अटैक कर दिया। फिर ईरान ने भी मिसाइल्स और ड्रोन से जवाब दिया, सिविलियंस भी मारे और सोल्जर्स भी। आज की तारीख में ये दोनों मुल्क जंग की एज पर खड़े हैं। ईरान को बहुत पहले समझ आ गया था कि इजराइल से सीधी लड़ाई में वो कभी जीत नहीं सकता। इसलिए उसने हमेशा दो तरीके अपनाए। पहला, हजबुल्ला, हूतीस, हमास जैसे ग्रुप्स को पैसा देना और इजराइल से भिड़ा रखना। और दूसरा तरीका, न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाना। इजराइल और अमेरिका किसी कीमत पर नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आए, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आने का मतलब है कि फिर वो किसी के भी हाथ लग सकता है। 2015 तक ईरान में 20,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें काम कर रही थी, जिनके जरिए ईरान 8 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता था। लेकिन ये बात जैसे ही यूनाइटेड नेशंस को पता लगी तो उन्होंने ईरान पर कई बैन लगा दिए। इस बैन की वजह से ईरान को 160 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। ये अपने आप में ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ईरान ने P5+1 देशों के साथ एक एग्रीमेंट लिया। इस ग्रुप में अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और चाइना शामिल थे। इस एग्रीमेंट के बाद ईरान को उसके 100 बिलियन डॉलर वापस मिल गए और ईरान ने भी ये वादा किया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और ये बात जैसे ही अमेरिका को पता लगी तो उसने ये एग्रीमेंट तुरंत कैंसिल कर दिया। अब इस एग्रीमेंट को फिर से रिन्यू करने के लिए 2021 में अमेरिका और ईरान के बीच ब्रिटेन के राष्ट्रपति कह रहे थे फिर से बात होती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। अब जब से ट्रंप आए हैं वो फिर से इस एग्रीमेंट के पीछे पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे और हमारे साथ समझौता करे, और अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो उसको खतरनाक नतीजे भुगतने होंगे। 2025 के 15 जून यानी संडे के दिन इसी एग्रीमेंट को लेकर अमेरिका और ईरान में मीटिंग होनी थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसराइल इस मीटिंग से पहले ही हमला कर देगा। उसने ऐसे वक्त ईरान पर हमला किया जब किसी को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 13 जून की रात जब इसराइल ने ईरान की अलग अलग साइट्स पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप मारी गई और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में अमेरिका ने इसराइल की मदद की? क्योंकि जब अमेरिका और ईरान की इस एग्रीमेंट को लेकर मीटिंग हुई थी तो इसराइल ने हमला किया क्यों? लेकिन अमेरिका का कहना है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। आपको याद होगा जब यूक्रेन ने रशिया के एयरबेस पर खड़े उनके बॉम्बर्स को तबाह किया था हाल ही में, तभी अमेरिका ने कहा था कि हमें नहीं पता कि यूक्रेन ऐसा कोई हमला करने वाला है। तब भी सवाल ये था कि रूस के अंदर 6,000 किलोमीटर दूर कोई हमला हुआ है, तो ये बिना अमेरिका की मदद के तो नहीं हो सकता।
जब तक अमेरिकी सैटेलाइट्स यूक्रेन की मदद नहीं करेंगी, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉम्बर कहाँ खड़ा है। यूक्रेन और रशिया के मामले में भी जिस दिन रशिया और यूक्रेन के लीडर्स की टर्की में मीटिंग होना थी, उसी मीटिंग से एक दिन पहले यूक्रेन ने रशिया पर यह हमला कर दिया था। यूक्रेन के मामले में भी ये पता चला है कि यूक्रेन ने ट्रक्स के जरिए बहुत पहले ही रूस के अंदर ये ड्रोन्स भिजवा दिए थे। अब ईरान के मामले में भी यही बात निकल कर आई है कि इसराइल ने बहुत पहले ही ये ड्रोन्स ईरान में सेट कर दिए थे। अब अगर ये दोनों केसेस में इतने इत्तेफाक हुए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इनके पीछे एक ही दिमाग काम कर रहा है। वरना यूक्रेन और इसराइल दोनों को एक साथ कौन बताएगा कि ऐसा करो, पहले से ही दूसरे देश में ड्रोन सेट कर दो, जिस दिन मीटिंग होना है उससे पहले ही अटैक्स कर दो। बेशक इसके पीछे अमेरिकी दिमाग ही है। अमेरिका ने अब अपनी पॉलिसी बदल ली। वो किसी लड़ाई में सीधे नहीं घुसता, बल्कि पर्दे के पीछे छुप कर किसी एक पार्टी की मदद करता है। अगर ईरान और इसराइल की जंग कंट्रोल से बाहर हो गई, तो अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे बड़े देश भी इसमें घुस सकते हैं। इसराइल और ईरान दोनों कंट्रीज के पीछे सुपर पावर्स खड़ी हैं। अमेरिका इसराइल को ओपनली सपोर्ट करता है। इसराइल को एडवांस वेपन्स देना, इंटेलिजेंस, डिफेंस सिस्टम, फंडिंग, सब कुछ। अगर इसराइल पर बड़ा अटैक होता है, तो चांसेस हैं कि अमेरिका भी इंटरफेयर करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी बड़े देश इनडायरेक्ट सपोर्ट में हैं। रशिया मिलिट्री टेक्नोलॉजी और वेपन्स से, चाइना इकोनॉमिक सपोर्ट और स्ट्रेटजिक रिलेशन से, नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज से। मतलब एक मुल्क घुसता है तो दूसरे भी खींच लाएंगे अपने अलाइज को। मिडिल ईस्ट में अगर फुल स्केल वार होती है, तो दुनिया के ऑयल प्राइसेस आसमान छू लेंगे। पेट्रोल, गैस, डीजल महंगा हो जाएगा। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं। सप्लाई चेन्स बंद हो जाएंगी। फोन, कार, सब कुछ डिले होगा। ये वार सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहेगा, ये हर घर तक अपना असर छोड़ेगा। बात करें हमारे इंडिया की, तो इसराइल और इंडिया पुराने दोस्त हैं और ईरान से भी भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। बाकी भारत और हम तो यही चाहेंगे कि बात ज़्यादा आगे ना बढ़े। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।